नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th का ही एक नया टॉपिक जिसका नाम है परावैद्युत। इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक एंड ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। ठीक, तो टॉपिक है हमारा परावैद्युत एवं ध्रुवण। ठीक, अब परावैद्युत एवं ध्रुवण पढ़ें इससे पहले हमें चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप सभी जानते हो कि चालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाह हो जाती है, यानी कि जिनमें हमारे आवेश वाहक है वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, चालक। तो चालक की परिभाषा क्या हो गई, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, पहली बात तो। ठीक, दूसरी बात, आवेश वाहक स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। कैसे गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से। तीसरा, आवेश वाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना है, आवेश वाहकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण धारा बहती है। जैसे हमारी मेटल, जैसे हमारी क्या है, मेटल यानी कि धातुएं। तो सभी धातुएं क्या मानी जाती है, चालक मानी जाती है। इसके अलावा आपने सुना है पृथ्वी भी क्या है, चालक है। पारा, ये भी क्या होता है, चालक होता है। जो जीव होता है, चाहे मनुष्य हो या जानवर, उसका जो शरीर है या हम सजीव लिख दें, ये भी हमारा क्या है, चालक। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जो चालक के बारे में हमने देखी है। इसके विपरीत जो दूसरे पदार्थ है वो है अचालक, या इन्हें विद्युत रोधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इंसुलेटर। ठीक, तो ये क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, अचालक। इसका मतलब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, तो यही परिभाषा है कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब इनमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं। तो फिर धारा किसके कारण प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित ही नहीं होती, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बद्ध अवस्था में होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में पाए जाएंगे, बद्ध अवस्था में। यानी कि बद्ध अवस्था में सभी की सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी मुक्त अवस्था में नहीं होता। इसलिए परमाणु में स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, जबकि चालक में जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक, अब देखिए, यही कारण है कि यदि आप अचालक को, जैसे मैं ये क्या ले लूँ, अचालक गोला, अचालक गोला, तो अचालक गोले को जब आवेशित करेंगे, क्या करेंगे, इसको आवेशित, तो सारा की सारा जो आवेश होता है वह जहाँ पे दिया जाता है वहीं रहता है। जैसे इस आवेश को मैंने अंदर से देना शुरू किया तो ये पूरे पृष्ठ पे वितरित रहेगा। जबकि चालक में क्या होता है, चालक में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यदि चालक गोला है, ये मान लो कौन सा गोला है, चालक, तो यदि आप इसको आवेश दोगे तो सारा की सारा आवेश कहाँ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक, तो अचालकों में अंदर आवेश रहने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए जो आवेश दिया जाता है वो ऐसे की ऐसे ही पृष्ठ पर वितरित रहता है। अब देखते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है परावैद्युत। परावैद्युत माध्यम कह सकते हैं, परावैद्युत अणु कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो हम मान के चल रहे हैं कि टॉपिक है हमारा परावैद्युत पदार्थ। क्या है टॉपिक, परावैद्युत पदार्थ। तो इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में जानेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक, अब देखिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक पदार्थ। तो परावैद्युत क्यों नाम दिया गया, अचालक भी नाम दे सकते थे, इसका रीज़न है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है कि ये क्या होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं, यानी कि ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। तो क्या होगा, इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा।
नहीं होगा, इसका मतलब इसमें कौन पाए जाएंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन तो पाए जाएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? बद्ध अवस्था में होते हैं, और बद्ध अवस्था में होने के कारण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए परावैद्युत नाम क्यों दिया गया है ये हम देखेंगे अभी, कि जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। क्यों होगा, इसका कारण जानते हैं। तो पहली बात तो परावैद्युत पदार्थ के एग्जाम्पल क्या हो गए, हमने पहले चैप्टर में पढ़े हैं। रेशम का कपड़ा, कांच की छड़, एवोनाइट, ये सब क्या हैं? परावैद्युत पदार्थ है। रेशम, कांच, एवोनाइट, लकड़ी, ये सब क्या है? हमारे परावैद्युत पदार्थ है। अब देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ हमारा किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु आप जानते हो क्या होता है? ये परमाणु है, बीच में क्या है? नाभिक। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये हमारा विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। ये प्रत्येक परमाणु की स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई सा भी पदार्थ हो, चालक हो या अचालक। ठीक, तो ध्यान रखना है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस वजह से जो परमाणु है वो विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, पता है आपको। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ सोडियम, तो सोडियम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 11 ही होंगे। तो दोनों का आवेश एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो विद्युत रूप से सोडियम का जो परमाणु है वो क्या होगा? उदासीन परमाणु। ठीक, अब देखिए परमाणु में क्या होता है? आवेश वितरण का केंद्र होता है। क्या होता है? आवेश वितरण का केंद्र। अब ये जो आवेश वितरण का केंद्र होता है ये अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग से मतलब है ये धनावेश है और ये ऋणावेश है। प्रोटॉन को क्या कहते हैं? धनावेश, और इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऋणावेश। तो इसका मतलब एक तो होगा धनावेश वितरण का केंद्र और एक होगा हमारा ऋणावेश वितरण का केंद्र। अब दोनों कहाँ कहाँ होंगे? एक जगह होंगे तो क्या होगा? दूर दूर होंगे तो क्या होगा? ये देखते हैं। तो उसके आधार पर कि वितरण का केंद्र कहाँ होता है कहाँ नहीं, जो हमारे परावैद्युत पदार्थ हैं, या हम यूँ कहें कि जो हमारे परावैद्युत अणु हैं वो हमारे 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला है हमारा ध्रुवीय परावैद्युत, या ध्रुवीय अणु कह दें हम, इसी का प्रकार है तो ध्रुवीय अणु। और दूसरा है हमारा अध्रुवीय अणु। ठीक, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु दोनों के बारे में देखते हैं क्या होता है। ध्रुवीय अणु देखो नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय अणु यानी ध्रुव बनेंगे, और ध्रुव क्या होते हैं? 2 सिरे होते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा ध्रुवीय अणु में कि जो धनावेश वितरण का केंद्र है, इसका केंद्र धनावेश वितरण का केंद्र, और एक केंद्र कौन सा बताया था हमने? ऋणावेश वितरण का केंद्र। तो धनावेश वितरण का केंद्र और ऋणावेश वितरण का जो केंद्र है वो अलग अलग होंगे। ऋणावेश वितरण के केंद्र अलग अलग होंगे। अलग अलग से मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे अणु जिनमें धनावेश वितरण का केंद्र एवं ऋणावेश वितरण का केंद्र अलग अलग पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे ध्रुवीय अणु। क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय अणु। ठीक, तो हमने लिख भी दिया है कि धनावेश वितरण का केंद्र व ऋणावेश वितरण का केंद्र अलग अलग पाया जाता है, तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? हमारे ध्रुवीय अणु। जैसे देखिए एक सीधा सा एग्जाम्पल लिखते हैं हम HCl। क्या लिखा है हमने? HCl।
इसमें H प्लस है और Cl माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि धनावेश वितरण का केंद्र और ऋणावेश वितरण का जो केंद्र है वो दूर दूर होंगे। यानी जैसे एक बनेगा हमारा H प्लस, तो आपको पता है H छोटा है Cl से, तो ये तो बन गया H प्लस, और ये बनेगा हमारा Cl माइनस। ठीक, तो ये धनावेश वितरण का केंद्र तो यहाँ होगा और ऋणावेश वितरण का केंद्र हमारा यहाँ होगा। तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, कुछ गैप रहेगा। ठीक, दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा, इसलिए इन अणुओं में कुछ द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुछ द्विध्रुव आघूर्ण। और आपको पता है ये +1 और ये माइनस समान आवेश विपरीत प्रकृति के हो गए, तो किसका निर्माण करेंगे, द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो ध्रुवीय अणु नाम से स्पष्ट है, ध्रुव बनेंगे, तो ये 2 ध्रुव बन गए, एक प्लस और एक माइनस ध्रुव बन गए, बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया। और जब द्विध्रुव बन गया तो इनका कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो गई, हमारी ध्रुवीय अणुओं के बारे में बात हो गई। क्या क्या कहा है हमने कि इनमें धनावेश वितरण का केंद्र और ऋणावेश वितरण का केंद्र अलग अलग पाया जाता है। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक, दूसरा 2 ध्रुवकों का निर्माण हो जाता है, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करता है, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और द्विध्रुव का निर्माण हो गया है, इसलिए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। ठीक, या हम यूँ कह सकते हैं कि इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये हमारे हो गए ध्रुवीय। अब हम बात करते हैं कि यदि ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल पर यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, जो ध्रुवीय अणु होता है, यदि कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम समझने के लिए इस तरह से बनाते हैं कि इनके ऋणावेश और धनावेश के जो वितरण केंद्र है वो अलग अलग है, कुछ डिस्टेंस है, तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। इस तरह से दिखाने का मतलब है कि माइनस और प्लस के बीच में कुछ दूरी है। ठीक, तो ये इस तरह से होते हैं कि ऋण सिरा धन सिरे के पास और धन सिरा ऋण सिरे के पास स्थित होता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, 0। क्या आएगा, 0। चित्र में देख लीजिए, हमने माइनस के साथ प्लस बनाया है और प्लस के साथ माइनस को बनाया है। तो इस तरह से इस कंडीशन में जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, हमारा 0। ठीक, लेकिन जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, ये जो द्विध्रुव का निर्माण हुआ है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होने का प्रयास करेगा, यानी कि ये घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में अप्लाई हो रहा है तो धन सिरा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण सिरा इसके विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, और जब इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी तो आप देख रहे हो कि ये बीच बीच के हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी एक सिरा क्या होगा, ऋणावेशित, एक सिरा क्या होगा, ऋणावेशित, और एक सिरा क्या होगा, हमारा धनावेशित। जितने ज़्यादा द्विध्रुव हमारे व्यवस्थित होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि एक सिरा क्या बन गया, ऋणावेशित, और एक सिरा क्या बन गया, धनावेशित। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन हो जाएगी ऋण से धन सिरे की ओर। तो इस कंडीशन में हमारा जो P वेक्टर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इनकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि ऋण सिरे के पास धन सिरा होता है, धन सिरे के पास ऋण सिरा होता है, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में जो P टोटल निकल के आता है द्विध्रुव आघूर्ण वो हमारा क्या हो जाता है, 0। लेकिन जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, जो द्विध्रुव है वो घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास के दौरान जो प्लस का सिरा है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस सिरा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। तो ये जो सिरे वाले प्लस माइनस तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमारा एक सिरा तो ऋणावेशित और दूसरा सिरा हमारा क्या हो जाता है, धनावेशित,
और ये जो ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न हुआ है, यही हमारा क्या कहलाता है? परावैद्युत ध्रुवण। क्या कहलाता है? परावैद्युत ध्रुवण। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो ध्रुवीय अणु हैं उनमें धन सिरा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण सिरा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होने लगता है, जिसके कारण एक सिरा ऋणावेशित और एक सिरा धनावेशित हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो हमारी कहलाती है परावैद्युत ध्रुवण। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? ध्रुवीय अणुओं के लिए परावैद्युत ध्रुवण। अब ये तो हो गई ध्रुवीय अणुओं की बात। अब अध्रुवीय अणुओं में क्या होगा? तो अब अध्रुवीय अणु क्या होंगे? इनमें क्या होगा? धनावेश वितरण का केंद्र और ऋणावेश वितरण का केंद्र एक दूसरे पर संपाती होगा। क्या होगा? एक दूसरे पर संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे। जैसे ये धनावेश वितरण का केंद्र है और यही हमारा ऋणावेश वितरण का केंद्र है। तो परिभाषा क्या हो गई? ऐसे अणु जिनमें धनावेश वितरण का केंद्र तथा ऋणावेश वितरण का केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है, क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए H2CO। तो यहाँ पे देखो H2 की स्ट्रक्चर होगी ये H और ये भी H। ठीक, ये दोनों का केंद्र। तो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा? हमारा शून्य होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? दोनों के धनावेश और ऋणावेश वितरण का केंद्र एक ही बिंदु पर है। एक ही बिंदु से मतलब कि मान लो ये H है और इसी के ऊपर ये दूसरा H है, ये H2 की शेप है, तो यहाँ पे धन और ऋण एक साथ होंगे, तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा? हमारा जीरो। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? जीरो। जबकि अध्रुवीय अणु में हमारा द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होता है। तो मेन अंतर है कि ध्रुवीय अणु में द्विध्रुव का निर्माण होता है, जबकि अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है कि द्विध्रुव आघूर्ण इनमें स्थायी पाया जाता है, जबकि इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। अब अध्रुवीय अणुओं में क्या होता है? यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो हमने कहा था कि इसमें धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र है वो क्या होगा? एक दूसरे पे संपाती। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि ऋणावेश और धनावेश एक ही बिंदु पर स्थित है, दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं है। तो कोई भी दूरी नहीं है, इसको दर्शाने के लिए हमने एक ही गोले में दोनों चिन्ह बना दिए। ये कब है? जब E बराबर हमारा शून्य है। तो ऐसी स्थिति में क्या द्विध्रुव आघूर्ण होगा? क्या नहीं। तो द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा? जीरो। तो ध्रुवीय अणु हो चाहे अध्रुवीय अणु हो, यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र जीरो है तो PV क्या होगा? जीरो। लेकिन जैसे ही इनमें विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो ये भी क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास के दौरान यहाँ पर जो धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और जो ऋणावेश है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, यानी सेम व्यवस्था हो जाती है ध्रुवीय अणु के जैसी। वही प्लस तो हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस हो गया विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस तरह से बाद वाली कंडीशन दोनों में सेम है। इस कंडीशन में हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों के बीच क्या आ गया? गैप आ गया। ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, एक सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, एक सिरा धनावेशित। तो यहाँ पर हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा? कुछ द्विध्रुव आघूर्ण का मान, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण हमारा शून्य नहीं होगा। तो अध्रुवीय अणु के लिए जो बाद वाली कंडीशन है वो सेम है। पहले वाली कंडीशन में थोड़ा सा डायग्राम का अंतर है, बाकी E जब जीरो है तो PV जीरो ही रहेगा और जब E जीरो नहीं है तो PV हमारा जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमने बात कर ली ध्रुवीय अणु क्या होते हैं और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ है, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, इसको कहते हैं हम प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक, ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है दोनों ही अणुओं में, चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, क्या कहलाता है?
प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अब हम देखेंगे रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। ठीक, अब देखिए ये क्या होते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। क्या कहलाते हैं? हमारे रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि वे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण व ई की दिशा एक ही होती है, या इस तरह से कह दें कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ई की दिशा में होती है, क्या कहलाते हैं? हमारे रैखिक समदैशिक पदार्थ। ठीक, अब जो यहाँ पे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पर जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम ध्रुवण सदिश के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? ध्रुवण सदिश के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि एकांक आयतन में, किसमें? एकांक आयतन में जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कह रहे हैं? एकांक आयतन में जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसे ही क्या कहेंगे हम? ध्रुवण सदिश। क्या कहेंगे? उसे ही ध्रुवण सदिश कहते हैं। तो एकांक आयतन में जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो हमारा कहलाता है ध्रुवण सदिश। तो यहाँ पे जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ था ये एक ही दिशा में था, और ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको किसकी टर्म में लिखेंगे? ध्रुवण सदिश की टर्म में लिखेंगे। तो ध्रुवण सदिश की परिभाषा क्या हो गई कि एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। और ध्रुवण सदिश को लिखते हैं हम P से। किससे लिखते हैं ध्रुवण सदिश को? P से। और P लिखना है हमको कैपिटल, इस पे वेक्टर लगाना है क्योंकि हमने इसमें लिखा भी है ध्रुवण सदिश। तो P वेक्टर समानुपाती होता है हमारा E वेक्टर। किसके समानुपाती होता है? E वेक्टर के। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ध्रुवण सदिश को किसके रूप में लिखा जाएगा और ध्रुवण सदिश क्या होगा, किसके समानुपाती होगा, और समानुपाती स्थिरांक को खोलने पर हमारे पास क्या आएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने परावैद्युत पढ़ लिया और ध्रुवण सदिश पढ़ लिया। टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अभी वाली नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है और इससे पहले जो नीट हुई है उनमें भी एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।